अच्छा, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे हम लोग, तो कहाँ तक पहुंच गए थे वो मुझे बताओ पहले आप। एल्कलाइन पीएच बता दिया था, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट भी हो गया था, हाई टीपी से लो टीपी की तरफ बता दिया था मैंने आपको, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स तक। देखो हम पढ़ रहे थे कि भाई, अब चुपचाप बैठेंगे सभी शांत, है ना। तो बात जो चल रही थी वो ये चल रही थी कि भाई जो फूड होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो सीव सेल्स के थ्रू जाता है, लेकिन साथ में जो हेल्प करती हैं वो कंपेनियन सेल्स होती हैं, क्योंकि जो सीव सेल्स होती हैं वो ए न्यूक्लिएटेड रहती हैं। यहाँ सेल्स मैंने जैसे बताई आपको, ए बी सी और डी। और साथ ही हमने बात करी थी कि भाई जो सोर्स वाला रीजन होता है वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स कहेंगे। और मीजोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस चलता है, और जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलेगा तो इससे बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और ये जो ग्लूकोज है वो आगे या तो ये सेल काम में ले लेगी अपने रेस्पिरेशन के लिए, या इसे स्टोर कर लेगी स्टार्च की फॉर्म में, और इसका मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज में, ताकि इसे ट्रांसपोर्ट करवाया जा सके। और आप बताइए कि जो सुक्रोज यहाँ मीजोफिल सेल में बनता है वो सबसे पहले कहाँ आएगा? और कंपेनियन सेल में सुक्रोज के आने वाले प्रोसेस का नाम है फ्लोएम लोडिंग। और फ्लोएम लोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कैसा प्रोसेस है? क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है। सही है बात या नहीं? फिर हम बताएंगे कि भाई जो मीजोफिल सेल से सुक्रोज आया वो सबसे पहले सीव सेल में एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा? सीव सेल में एंटर करेगा, तो साथ में फ्लोएम के साथ एक टिश्यू आपको और मिलता है जिसका नाम क्या है? और जाइलम से वाटर जाता है ऊपर की तरफ। अब आप बताइए कि जब फ्लोएम में सुक्रोज की लोडिंग हुई, तो सुक्रोज जब फ्लोएम सेल के अंदर आएगा तो सुक्रोज एक सॉल्यूबल सब्सटेंस है। ये बात हमारी कल भी हुई थी कि स्टार्च इनसॉल्यूबल है, ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों ही सॉल्यूबल है। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि ये एक कैसा सब्सटेंस है? सॉल्यूबल सब्सटेंस है। तो सॉल्यूबल सब्सटेंस होने का मतलब ये हो गया कि यहां इसका ओपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सेल के अंदर सॉल्यूट आते ही। ओपी इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि डीपीडी भी इंक्रीज हो जाएगा, तो वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो वाटर की डिमांड बढ़ने से जाइलम से क्या आएगा? और वाटर जाइलम से आने से यहां पर सेल का टर्गर प्रेशर। सही है बात या नहीं? अब सेल का टर्गर प्रेशर इधर अगर ज्यादा है तो नेक्स्ट सेल में, अगर बी सेल के अंदर टर्गर प्रेशर क्या है? बी सेल में टर्गर प्रेशर क्या है? तो इसका मतलब सी सेल में टर्गर प्रेशर कम है, तो हाई टर्गर प्रेशर से ये लो टर्गर प्रेशर में जाएगा। जब ये सुक्रोज सॉल्यूशन इधर आएगा सेल सी के पास, तो यहां का ओपी भी और डीपीडी, तो फिर से वाटर की क्या डेवलप होगी? और वो पानी कहां से आएगा? फिर से इस सेल का टीपी, नेक्स्ट सेल का टीपी, तो हाई टीपी टू यहां से ये चलेगा। सही है बात या नहीं? यस और नो? और हम ये बताएंगे कि सीव सेल्स के साथ जो हेल्प करने वाली सेल्स होती हैं उनका नाम कंपेनियन सेल्स होता है। क्या नाम होता है? तो जो सुक्रोज सॉल्यूशन है वो अपनी हाई टीपी टू लो टीपी मूव करता हुआ फाइनली इन सेल्स के अंदर पहुंचेगा। अब जब यहां आएगा तो यहां से इस सुक्रोज को क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। तो ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन है, ये सुक्रोज सॉल्यूशन जब कंपेनियन सेल से आएगा बाहर, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्लोएम अनलोडिंग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलें तो फ्लोएम लोडिंग भी एक कैसा प्रोसेस है? क्योंकि आप ये समझो कि चाहे आप फ्लोएम को लोड कर रहे हो और चाहे मेम्ब्रेन तो क्रॉस करोगे ही ना आप, हाँ या ना।
और अगर आप क्रॉस करोगे मेम्ब्रेन, अगर आप, तो इसका सीधा मतलब है कि मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए H+ आयंस को भी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जो सुक्रोज होता है वो बिना H+ आयन के तो जा नहीं पाता, हाँ या ना। तो आप बताइए कि फ्लोएम लोडिंग भी कैसा प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस। कल मैंने आपको ये एक्टिव प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जो सुक्रोज है वो मेम्ब्रेन को अकेला क्रॉस नहीं करता, तो H+ आयंस के साथ आता है। सही है बात या नहीं? अब जो सुक्रोज यहाँ अनलोड हुआ है, तो इस सुक्रोज का होगा क्या? बोलो, या तो ये सुक्रोज रेस्पिरेशन में यूज आएगा, याद करो आप, सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस is breakdown into two monosaccharides, glucose and fructose, by the activity of enzyme invertase, and both the monosaccharides are radially enters into the glycolytic pathway. एनसीईआरटी की लाइन थी कि जो फूड ट्रांसपोर्ट होकर आया है वो या तो काम आ जाएगा कहां पर, कहां पर, रेस्पिरेशन में। ग्लाइकोलाइसिस में ये लाइन थी कि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से हम शुरू कर सकते हैं, हाँ या ना। और दूसरी बात कि जो सुक्रोज यहां आया है इसे आप स्टोर कर सकते हैं, अगर आपको अभी जरूरत नहीं है तो आप इसे स्टार्च की फॉर्म में क्या कर लें, स्टोर कर लें। और या फिर तीसरी बात है कि आप इससे, अगर ये ग्रोथ करता हुआ प्लांट होगा तो इसमें नई क्या बना सकते हैं, और सेल वॉल बनाने के लिए आप इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेल्यूलोज में। मतलब जो सुक्रोज फूड चलकर आया है उसे आप प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज में ले सकते हैं, चाहे आप उससे रेस्पिरेशन करवाएं, चाहे आप उसे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करें, और चाहे आप उससे नई सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाएं। आप बताइए, फूड जहां से चलेगा उस एरिया को तो हम बोलेंगे सोर्स, क्या बोलेंगे, और जहां तक पहुंचेगा उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यस और नो, अच्छे से। आप बताइए, जब जब सुक्रोज सेल के अंदर जाएगा तो पानी भी पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि सुक्रोज अपने आप में एक सॉल्यूट है, हाँ या ना। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जब ये सुक्रोज आगे रेस्पिरेशन में काम आ गया, या स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया, या सेलुलोज बन गया, तो सेल के अंदर वाटर की अमाउंट जो है बच्चे वो कम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सुक्रोज कम हो गया। तो सुक्रोज जैसे ही क्या होगा, कन्वर्ट होगा ना, तो सुक्रोज के साथ जितना भी एक्स्ट्रा क्या है, जितना भी एक्स्ट्रा क्या होगा, वो सारा वाटर फिर से जाइलम में आएगा और जाइलम से ऊपर चढ़ जाएगा। इसका मतलब जाइलम फूड का ट्रांसपोर्टेशन तो, लेकिन जाइलम जो है वो फ्लोएम में फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, टर्गर प्रेशर डेवलप करने के लिए पानी देता है। और पानी देने का ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये रेडियल कंडक्शन है, और रेडियल कंडक्शन पिट्स के थ्रू होता है जाइलम के अंदर, हाँ या ना। और साथ में जाइलम में प्रेजेंट होती है जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स, जो पानी लेकर फ्लोएम को दे देती हैं साथ में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप बताइए, यहाँ कितनी सेल्स के बीच में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाया? आप 3 को 30 करिए, और 30 को 3000 करिए, 300 करिए, 3000 करिए, कॉन्सेप्ट यही चलेगा। हाई टीपी2, हाई टीपी2, हाई टीपी2। इसीलिए इसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। क्या बोला था इसको हमने? जो कि हमें ई मंच नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं। मैंने ऐसे बताया आपको, याद है या नहीं है, हाँ या ना। ये तो बात हुई कि जब फूड हम सोर्स से कहां लेकर जा रहे हैं, सिंक की तरफ, हाँ या ना। लेकिन आप बताइए, जरूरत पड़ने पर फूड जो है वो सिंक से आ भी तो सकता है। अगर बताइए प्लांट के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस एडवर्स हो जाएं, कैसी, तो प्लांट अपनी लीफ फॉल कर देता है, तो बोलो सिंक वाली जगह से फूड लोड होता है और सोर्स वाली जगह पे अनलोड, तो चेंज हो जाती है ये चीज। इसलिए हमने बताया कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। समझ पाए हैं बात या नहीं? यहां तक क्लियर है आपको ये चीजें? हाँ जी। इस पर्टिकुलर एक सेल के लिए बस, जहां से आप अनलोड कर रहे हो, फ्लोएम के लिए नहीं। फ्लोएम में तो आप लोडिंग ही करते हो, अनलोडिंग तो किसी एक कंपेनियन सेल से करोगे ना फूड की, तो इस पर्टिकुलर सेल के लिए बदलेगा, लेकिन ओवरऑल फ्लोएम के लिए क्या याद करोगे? हाँ, एल्कलाइन पीएच। ठीक है, उस पे आ रहा हूं मैं, यहां तक तो क्लियर है ना बात आपको? अब अगला क्वेश्चन ये होता है बच्चे का कि यहाँ सेल में टीपी क्या है, ज्यादा है, तो क्या ये जो सुक्रोज वाला सॉल्यूशन है वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता? वो जा क्या सकता, जाता है।
बोलो जाता है। कैसे, मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात भी। जैसे आप बताइए, हमारे पास ना ये प्लांट है, ये बताओ प्लांट का रूट सिस्टम है, तो बोलो ये है रूट एपेक्स। और ऐसे आप बताओ कि ये शूट है, शूट में ये लीफ है, और ये है शूट एपेक्स। सही है। शूट एपेक्स का मतलब हो गया मेरिस्टेम, हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो आप बताएंगे जो फूड का फॉर्मेशन हुआ है ना, किसका, वो फूड का फॉर्मेशन हुआ तो लीफ में है। अब लीफ से ये फूड जो है वो नीचे की तरफ रूट की तरफ भी जाएगा, और लीफ से ये फूड जो है वो ऊपर की तरफ मेरिस्टेम के पास भी जाएगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कभी भी फोटोसिंथेटिक नहीं होते। बोलो ऐसे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कभी भी फोटोसिंथेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कभी भी फोटोसिंथेटिक नहीं होते। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मेरिस्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करता, उसका काम है सेल डिवीजन करना। तो आप बताइए फिर उसको फूड देगा कौन? बोलो लीफ देगी। तो लीफ ने जो फूड बनाया है वो नीचे की तरफ भी देगी, और तो आप बताइए कि लीफ से फूड हर तरफ जाता है नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स की तरफ, वो चाहे ऊपर की तरफ हो और चाहे, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। एक चीज और याद करनी है कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, सोर्स टू सिंक और जरूरत पड़ने पर सिंक टू। लेकिन बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन एक टाइम में किसी एक ही डायरेक्शन में। भाई या तो फूड इधर से इधर लाओगे आप, या फिर इधर से इधर ले जाओगे, एक साथ नहीं करवा सकते आप ये काम। तो फ्लोएम का फ्लो बाई डायरेक्शनल होता, लेकिन एक टाइम में किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा फूड, एक टाइम में किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा फूड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता कैसा है, लेकिन फूड जाएगा किसी एक टाइम में, वन टाइम वन डायरेक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? बताइए कि फूड ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम से ही होगा। बोलो ऐसे। इसे हम गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। अब रिंगिंग या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कैसे करवाते हैं उस पर मैं बात करता हूं आपके साथ। आप बताइए, हमारे पास ये कोई प्लांट है, इस प्लांट का ये वाला जो हिस्सा है ये रूट है, ये वाला जो हिस्सा है ये शूट है स्टेम के अंदर, ठीक है। सेंट्रल पार्ट बोलो ये जाइलम है, और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम होता है। अब चारों तरफ होता है, लेकिन डायग्राम 2D पे दो ही साइडें दिखेंगी आपको। ये जो येलो कलर में बना रहा हूं मैं, ये क्या है? ठीक है, येलो कलर वाला जो टिश्यू है वो कौन है? फ्लोएम टिश्यू है। आप क्या करोगे, जैसे टीएस ऑफ स्टेम पढ़ो प्लांट का, है ना, तो स्टेम का टीएस पढ़ोगे तो बोलो सबसे बाहर मिलेगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ होती है बोलो हाइपोडर्मिस। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ पेरिसाइकल। सही है। यहां आपको समझना है कि भाई जो हम बात करते हैं ना जाइलम और फ्लोएम की, आप बताइए कि जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम वो इसमें पेरीफेरी की तरफ होता है, और जो जाइलम होता है वो जाइलम फ्लोएम के अंदर की तरफ। स्टेम की बात चल रही है, ठीक है। तो ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ब्राउन कलर में, ये तो कौन है? और जो येलो कलर में दिख रहा है वो कौन है? उसके बाहर पेरिसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ ये वाला जो टिश्यू है, इसे क्या बोलेंगे आप? कॉर्टेक्स। स्टेम का जब आप ट्रांसफर सेक्शन पढ़ते हैं तब की बात चल रही है ये। सही है। तो बोलो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ
स्टेम की बात कर रहे हैं तो सबसे बाहर क्या है, उसके अंदर क्या है, हाइपोडर्मिस के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, पेरिसाइकिल के अंदर क्या है, फ्लोयम और जाइलम। जाइलम फ्लोयम में बोलना, बाहर फ्लोयम अंदर की तरफ जाइलम। जाइलम हमेशा अंदर की तरफ और फ्लोयम हमेशा बाहर की तरफ होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप बताइए कि भाई जाइलम के ठीक बाहर की तरफ जितना भी टिश्यू होता है ना, ये एपिडर्मिस तक पूरा, जिसमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और फ्लोयम, ये सब आ जाएगा, हाँ या ना? इस टिश्यू को बोलो बार्क कहा जाता है, बार्क। जब आपको मैं प्लांट एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो हम एक बात पढ़ेंगे कि बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म। बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म। बार्क नॉन टेक्निकल टर्म क्यों है? क्योंकि बार्क के बारे में आपको याद करना है कि जो बार्क है वो किसी पर्टिकुलर एक टिश्यू का नाम, मल्टीपल टिश्यूज का नाम होता है। ये इसमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोयम, मतलब जाइलम के बाहर की तरफ सब आ गया। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो। जब गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट करवाते हैं ना हम, तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, जैसे ये स्टेम है तो स्टेम के किसी पर्टिकुलर एक रीजन से आप इसे रगड़ना शुरू करो। बोलो एपिडर्मिस गायब, फिर हाइपोडर्मिस गायब, फिर कॉर्टेक्स गायब, फिर एंडोडर्मिस गायब, पेरिसाइकिल गायब, फिर फ्लोएम भी गायब। केवल क्या बचा, क्या बचा? इसका मतलब ये हो गया कि फ्लोएम के बाहर बाहर का पूरा टिश्यू आपने गायब कर दिया। फ्लोएम के बाहर बाहर का पूरा आपने टिश्यू क्या कर दिया? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब जहां से आपने फ्लोएम का टिश्यू गायब कर दिया, वहां पर कनेक्शन फ्लोएम का टूट गया। अब होगा क्या कि जो रूट है, ये रूट वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, हाँ या ना? और किसको देगी? बोलो। यहां कोई लीफ है, इसमें चल रहा है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके आ रहे हैं, वाटर भी और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होकर आ रहे हैं। अब बदले में लीफ क्या कर रही है? बोलो। लीफ यहां से फूड बनाएगी और फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करवाएगी। किसका? फूड का। सही है बात या नहीं? लेकिन जब आपने गर्ड बनाई, जब आपने रिंग बनाई डेड सेल्स की, हटा दिया एक पर्टिकुलर जगह से, तो वहां तक फूड आएगा जरूर लेकिन आगे बढ़ेगा नहीं। यहां तक आएगा फूड लेकिन आगे बढ़ेगा नहीं। तो आप बताइए, इस हिस्से में आकर फूड का क्या हो जाना शुरू हो जाएगा? डिपोजिशन। इस हिस्से में फूड का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा ना? यस और नो? तो बताइए कि कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये फूल गया है, ये वाला जो हिस्सा है वो फूल गया है। और इस फूले हुए हिस्से की जब हम स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि यहां पर सबसे ज्यादा क्या इकट्ठा हो गया है। तो हमने यहां कार्बोहाइड्रेट कलेक्ट होता हुआ क्यों ऑब्जर्व किया? क्योंकि हमने फ्लोएम का कनेक्शन तोड़ दिया था। क्या हटाकर? बार्क। जब आपने बार्क को क्या किया था? हटाया था, तो फ्लोएम भी हट गया था। तो आपने इस पर्टिकुलर जगह पे फ्लोएम का कनेक्शन भी तोड़ दिया, तो ऊपर से फूड आएगा और इस बार इसके गर्ड के या रिंग के ठीक ऊपर वाले हिस्से में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना? तो इससे हम प्रूव करते हैं कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है किसका, वो किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? यस और नो? तो अगर आप यहां से कनेक्शन हटा देंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्योंकि वहां आकर वो डिपॉजिट हो रहा है। मजे की बात यह है कि जो गर्ड बनाई थी उसका एक हिस्सा फूल गया है, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि एक टाइम में फूड किसी एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक साथ दोनों डायरेक्शन में नहीं जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एक साथ फूड किसी एक ही डायरेक्शन में जाता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो हमने कहा कि एक टाइम में फूड किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है बात आपको? हाँ या ना? यहां तो कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? हाँ। ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में दिया गया है। भाई तेरे दांत क्यों निकल रहे हैं? ये मंद मंद कैसे मुस्कुरा रहा है इधर उधर देख देख के? इलाज करवाना है तो ऐसे ही बोलना। समझ रहे हैं मेरी बात? वैसे ही कर दूंगा मैं।
है बेटा? अरे वो उस पे आ रहा हूं मैं, ये सबसे लास्ट में दिया गया है आपको, है ना, चैप्टर के गर्डलिंग, उसमें क्या है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड लिखा है एनसीईआरटी ने। तो बच्चा फिर काउंटर पे आके, फिर तो मान ही नहीं रहा, तो खड़ा हो, बाहर चल, निकल, अरे बाहर चल, चल, 1 मिनट पहले बात समझाई है, चल गेट खोल। कौन है तेरे को जो तंग कर रहा है, मुझे मेरे इधर भेज, मेरे पास उसको, मैं करूं इलाज इसका। 1 मिनट पहले बात समझाइए, समझ में नहीं आ रही तुम्हें? एक बात ध्यान रखना कि जब एनसीईआरटी लास्ट में ये टॉपिक पढ़ा रही है ना गर्डलिंग आपको, तो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब बच्चा क्या काउंटर पे आके बार बार पूछता है, सर आपने तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल बताया था। मैंने भी ये बात बोली है कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता बाई डायरेक्शनल है, लेकिन एक टाइम में किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। तो जब आप गर्डलिंग करवा रहे होंगे उस टाइम पे तो कोई एक ही डायरेक्शन होगी ना, इसलिए यूनिडायरेक्शनल लिखा है एनसीईआरटी ने। एक बात तो ये क्लियर कर लो आप, समझ रहे मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? दूसरा, आप ये सोचो कि भाई ऊपर से फूड जब नीचे की तरफ आ रहा है तो फूड रूट को मिलेगा ही नहीं। फूड जो है वो किसको नहीं मिलेगा? रूट को मिलेगा नहीं। रूट को अगर फूड मिलेगा नहीं, हाँ या ना, तो रूट अपना स्टोर फूड यूज करे, ऐसे थोड़ी मर जाएगी। रूट अपना स्टोर फूड यूज करेगी और जिंदा रहेगी। लेकिन जब उसका स्टोर फूड भी क्या हो गया, फिर वो मरेगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? और तब तक वो ऊपर क्या पहुंचाती रहेगी? वाटर और मिनरल्स। तो ऊपर फोटोसिंथेसिस से फूड नीचे आता रहेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट डाई कौन होगा, तो रूट, और रूट के मरने से शूट मरेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? यहां तो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे वो आपका है माइकोराइजा। एनसीईआरटी पेज नंबर 185 जो था ना बच्चे, रूट का डायग्राम, नीचे नीचे एक टर्म थी छोटी सी, माइकोराइजा। यहां माइकोराइजा में जो माइको शब्द है ना, माइको, ये है माइकोटा से। माइकोटा का मतलब है फंजाई, ठीक है। और राइजा शब्द जो होता है इसका मतलब है रूट। तो बोलो, रूट और फंजाई में होने वाले सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। किस किस में होने वाले सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? आप ये बताइए कि जैसे एक रूट है ये, इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा पाइनस का, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल है ये, ठीक है। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, इसको पाइन्स भी कहा जाता है। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। आपको ये समझना है कि जो पाइनस प्लांट की रूट्स होती हैं, पाइन्स की जो रूट्स होती हैं, इनमें रूट हेयर नहीं होते। तो क्या ये वाटर और मिनरल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पाइन्स साइज में बड़े होते हैं। अगर आप पहाड़ों पे गए हो तो पहाड़ों पे जो प्लांट खड़े रहते हैं ना स्लोप पे, वो पाइन्स हैं। अब होते बड़े बड़े ट्री हैं वो, तो उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? लेकिन आप बताइए, उनमें रूट हेयर तो बनते ही नहीं। अब रूट हेयर नहीं बनते तो क्या वो ग्रो नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। होता क्या है कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो फंगस है, बोलो फंजाई एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। जब फंजाई बॉडी आप पढ़ोगे तो आपको कैसी स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगी? तो आप बताइए कि ये क्या है? फिलामेंटस फंजाई है। इस फंजाई की इस स्ट्रक्चर को हम हाइफा या हाइफी बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? रूट है। तो आप बताइए कि जो फंजाई है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को, और ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं? तो इसका मतलब फंजाई जो है, बोलो वर्क लाइक रूट हेयर्स। हाँ या ना? ये किसकी तरह काम करते हैं? किसकी तरह काम करते हैं? और बदले में जो रूट सेल है ना वो फंजाई को क्या देगी? फूड। क्योंकि फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ। फंजाई अपना खाना खुद, तो इसका मतलब फंजाई कह रही है कि मैं मुझे खाना दो, और फंजाई बदले में वाटर और मिनरल दे रही है। तो आप बताइए कि फंजाई और रूट के बीच में यहां है, बोलो सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक
एसोसिएशन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसे आप हमारे सिलेबस में 3 जगह पे पढ़ोगे। पहला, आपने अभी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मैंने आपको बताया, पेज नंबर 38 पे आओ आप, एनसीईआरटी के अंदर है ना, प्लांटी किंगडम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, किंगडम, प्लांटी किंगडम। उसमें आपको जिम्नोस्पर्म में 8th 9th लाइन में बोल्ड करके मिलेगा माइकोराइजा, यहां आपको पढ़ना है। और तीसरा, 12th क्लास की एनसीईआरटी आपके पास है नहीं, इकोलॉजी में जब आप इंटरेक्शंस पढ़ते हैं स्पीसीज के, तो म्यूचुअलिज्म पढ़ने को मिलता है आपको, सिम्बायोसिस, वहां पर भी आपको माइकोराइजा का एग्जांपल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बात या नहीं है बेटा? प्लांटी किंगडम में पढ़ना है आपको। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो माइकोराइजा की स्ट्रक्चर की डिटेल है, जहां वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकेन और माइकोराइजा पढ़ाए हैं, वो तो स्ट्रक्चरल है कि भाई क्लासिफिकेशन में इनको इंक्लूड नहीं किया गया आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये जो पैरा पोर्शन है बच्चे लास्ट का, जिसमें वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, ये सब है, नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं 2016 से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये पोर्शन है छोटा सा, लेकिन है बड़े काम का, है ना। ऑन एवरेज लगभग हर साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ से। इसका मतलब क्वेश्चन सेम चीज पे नहीं आया, लेकिन इससे क्वेश्चन आया है। तो ये वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकेन्स, माइकोराइजा, ये ऐसा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के अंदर, कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दूसरा, आपको याद करना है कुछ एक्स्ट्रा चीजों में, जिसमें आपको एक तो याद करना है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट एनसीईआरटी में ये है हमारे पास, पेज नंबर 187 पे, जहां हेडिंग है ना ट्रांसपिरेशन, उसके ठीक ऊपर जहां टॉपिक खत्म हो रहा है आपका, तो लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है कि भाई ट्रांसपिरेशन का पता लगाते हैं हम कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट से। होता क्या है कि जैसे डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की बात करो आप, डाइकोट प्लांट की जो लीफ होती है वो अर्थ के पैरेलल, और मोनोकोट की जो लीफ होती है वो अर्थ के परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पर। हमें यह पता करना है कि लीफ की कौन सी सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है। तो क्या करिए कि व्हाइट पेपर होता है ना, व्हाइट पेपर, लीफ के साइज का काट लीजिए और कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करके उसे लीफ की सरफेस पर लगा दीजिए। डाइकोट में अपर और लोअर दोनों पे लगा दिया आपने। ध्यान रहे कि लीफ को प्लांट से आपने तोड़ा नहीं है, क्योंकि आपको ट्रांसपिरेशन का मेजरमेंट करना है। और मोनोकोट लीफ में भी दोनों साइड आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को लगा दीजिए। आप बताइए कि वाटर वेपर्स, कोबाल्ट क्लोराइड जो है वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके लाइट पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। तो आप देखो कि भाई जब हम पूरा दिन इनको ऐसे रखते हैं कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा के, और शाम को जब पेपर उतारते हैं, तो हम देखते हैं कि जो डाइकोट लीफ की अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है, दोनों में से ज्यादा पिंक नीचे वाला पेपर है। तो हम कहते हैं कि लोअर सरफेस ट्रांसपिरेशन इसमें क्या कर रही है, ज्यादा। और मोनोकोट में दोनों तरफ लगभग एक जैसा पिंक कलर आता है, तो हम कहते हैं कि भाई इसमें ट्रांसपिरेशन जो रेट है बच्चे, वो दोनों सरफेसेस पर लगभग एक जैसी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसके अलावा आपको याद करना है एक मैनोमीटर। मैनोमीटर से बताओ हम रूट प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, किसका? ये आपको याद नहीं करना, ये आपको 100% याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी में है। लेकिन मैनोमीटर के लिए पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, या आप इधर उधर के पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक तो आपको मैनोमीटर याद करना है रूट प्रेशर के लिए, एक आपको याद करना है पोरोमीटर। क्या याद करना है? बोलो। पोरोमीटर से हम बताते हैं स्टोमेटा जो होता है ना, स्टोमेटा, स्टोमेटा पोर का डायामीटर बताते हैं, बोलो हम इससे क्या बताते हैं। और एक आपको याद करना है पोटोमीटर, और जो पोटोमीटर होता है इससे बोलो हम समझाते हैं, मेजरमेंट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का। किसका? तो ट्रांसपिरेशन की रेट मेजरमेंट करनी हो तो पोटोमीटर, स्टोमेटा का डायामीटर देखना हो तो पोरोमीटर, रूट प्रेशर देखना हो तो मैनोमीटर। हाँ या ना? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच वन इंस्ट्रूमेंट हेल्पफुल फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन रेट का मेजरमेंट करने के लिए, ये बात या नहीं? वाटर के एब्जॉर्प्शन का मेजरमेंट करने के लिए ऑप्शन में पोटो, पोरो, मैनो लिखा हुआ है, तो आपका आंसर जाएगा पोटोमीटर। क्या जाएगा? पूछो क्यों? क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशनल रेट। अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी, और अगर ट्रांसपिरेशन कम है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां तो कोई डाउट किसी को भी? चलो फिर चैप्टर हो गया।
हाँ, पाइनस सीड जर्मिनेट कर जाता है। आपको ये समझना है कि पाइनस सीड जर्मिनेट करने के बाद जब पहली बार सीडलिंग बनता है, प्लांट बनता है, तो आगे वो स्टेब्लिश नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहां बिना फंजाई के आप वाटर एब्जॉर्प्शन उतना कर ही नहीं पाओगे जितना आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। रूट्स काम नहीं करेंगे, करेंगे भी तो कितना पानी एब्जॉर्ब करेंगे लीफ वाले एरिया से। अब आप ट्रांसपिरेशन को बंद तो कर नहीं सकते, या कर सकते हो? नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा था प्लांट्स में ऐसा कोई अडेप्टेशन है ही नहीं जो ट्रांसपिरेशन को बंद करवाता हो। तो आप जितना वाटर लॉस कर रहे हो उतना वाटर आपको बैलेंस भी तो करना है। वो बैलेंस कैसे करो आप पानी? क्लियर है भाई? बढ़े आगे? और कोई? हमेशा एक्टिव याद रखना है बेटा। तो ये तो पैसिव हो गया ना, सिंक रूट है, और यहां से वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन की वजह से हमने याद किया था, तो पैसिव हो गया ना वो तो। क्या? तो जाइलम में पुलिंग फोर्स भी तो था, डिमांड भी तो थी जाइलम में। और अगर डिमांड के बिना जा रहा है तो फिर रूट प्रेशर लगता है, पुशिंग फोर्स बोलते हैं उसको हम। पहले क्लियर करके आऊं ये बात मैं तेरे को। और बताओ। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जिसका कोई विकल्प ना हो, कोई ऑप्शन नहीं है, यही होगा, नो ऑप्शन। फैकल्टेटिव मतलब होता है ऑप्शन होना। तो डॉक्टर बनने के लिए ऑब्लिगेशन है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो ऑब्लिगेशन मतलब हो गया ऑब्लिगेट, मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और बताओ। रूट प्रेशर अगर मिनरल्स की प्रेजेंस, तो देखो उसके लिए फिर वाटर एब्जॉर्प्शन चाहिए आपको, उसमें फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाना पड़ेगा जिसमें एनर्जी लगेगी, है ना? और हम चाहते हैं कि वाटर पैसिवली आए, इसलिए मिनरल्स रूट ने क्या कर रखे हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रखे हैं, तो मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिससे पानी का पैसिव एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल। अगर मिनरल्स कम है तो फिर वाटर अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएगा, और वाटर जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएगा तो एनर्जी खर्च करेगा। हालांकि ऐसा बहुत रेयर से रेयरेस्ट केस है, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। मिनरल्स की वजह से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, अगर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो। अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन की वजह से है। दो ही केस याद करने हैं, केस तो चार हैं टोटल, लेकिन याद केवल करने हैं दो, कि ड्यू टू ट्रांसपिरेशन वाटर एब्जॉर्प्शन, और दूसरा ड्यू टू मिनरल एब्जॉर्प्शन वाटर एब्जॉर्प्शन। क्यों चाहिए? किसके लिए? मैंने कब कहा? बिल्कुल नहीं, मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए बोला था। एटीपी चाहिए, और मिनरल्स की वजह से फिर पानी अंदर आएगा, क्योंकि अंदर अगर मिनरल ज्यादा हो गए तो सेल के रूट के अंदर ओपी बढ़ गया, तो डीपीडी और वाटर डिमांड बढ़ गया, तो पीछे पीछे पानी आएगा। मैंने याद करवाया था कि आप ये याद कर लो कि पानी हमेशा मिनरल्स के पीछे पीछे चलता है, जहां मिनरल ज्यादा है वहां पानी की जरूरत भी ज्यादा होती है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, उसने वही पूछा कि अगर सेल के अंदर मिनरल कम है तो फिर इसका मतलब अंदर पानी ज्यादा है। तो अगर आप सेल के अंदर पानी ज्यादा लाना चाह रहे हो, ज्यादा पानी की तरफ आना चाह रहे हो, तो फिर आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, फिर पर्टिकुलर वाटर के लिए एनर्जी खर्च करोगे। ऐसा रेयर से भी रेयरेस्ट होता है, जनरली तो यही है कि पानी मिनरल्स के साथ साथ आ जाता है पीछे पीछे। और सुना क्या हाल है? अब समझ आई हुई चीज को ऐसे कचरा करने में लगा हुआ है जानबूझ के। भाई सिंपल बात है, मैंने कहा कि भाई ये रूट की सेल है, सही है। अगर ऊपर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो पानी ट्रांसपिरेशन की वजह से एब्जॉर्ब होगा। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा तो पहले क्या एब्जॉर्ब होंगे? मिनरल का कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ डीपीडी क्या रहेगा, तो पानी पीछे पीछे पैसिवली आएगा। अब ये मैंने दो केस आपको याद करवाए हैं, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। अब इसका अगला डाउट ये है कि अगर मिनरल यहां पर क्या हो, तो फिर मैं कहता हूं कि यहां पानी क्या है, तो फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा आपको पानी का, बस। और ऐसा आपको याद, पूछेंगे ही नहीं आपसे ये।
क्लियर है बात आपको? हाँ हाँ, पढ़ ना पढ़, मैं पढ़ता हूं। उसको क्या बता रहा है, मेरे साथ पढ़, तू लाइन पढ़, खड़ा हो, खड़ा हो, पढ़ लाइन पढ़, क्या लिखी है? इन द वेरियस आयन प्रेजेंस इन द सॉइल, आगे बढ़। वाटर फॉलो किसको? वाटर किसको फॉलो करेगा, पहले ये बता। तो मैं और उर्दू बोल रहा हूं। मैंने पहले ये बोला है कि बाहर मिनरल कम है, अंदर मिनरल, तो मिनरल अंदर जाएंगे एक्टिवली, हाँ या ना? फिर इन मिनरल्स को फॉलो करेगा कौन? और इनके फॉलो करने से जो प्रेशर डेवलप होगा वो प्रेशर रूट प्रेशर है। सेम बात बोल रहा हूं, लेकिन ये क्या है, वो एक्टिवली पे जा रहा है ना जिसपे, तो एक्टिवली का मतलब यहां क्या है कि भाई जल्दी से, कि मिनरल्स के साथ साथ पीछे कौन जा रहा है? पानी जा रहा है, जल्दी जल्दी, हाँ या ना? अब वो उस एक्टिवली को कह रहा है कि नहीं नहीं, ये एक्टिवली तो एनर्जी वाला एक्टिवली है। चलें भी आगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल आयंस पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी। पेज नंबर 189 पे अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन है यहां पर टॉपिक। उसमें मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसको हम। और बताओ, चलूं आगे? तो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, मिनरल न्यूट्रिशन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ट्रांसपोर्ट को पढ़ना है आपको बढ़िया से, और इस बार का जो टेस्ट है उसमें पूरी प्लांट फिजियोलॉजी दूंगा मैं, कंप्लीट। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन और एंजाइम्स। हाँ, इसके बाद मैं मिनरल के बाद आपको एंजाइम पढ़ाऊंगा, फिर फिजियो खत्म होगी, उसके बाद एनाटॉमी शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, नीट में पूरा बायोलॉजी का सिलेबस आएगा। ठीक है। हाँ, तो एक यूनिट से ऐसे करने की जरूरत नहीं है, चेहरा बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। चलिए, चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। आप एक बात तो पहले समझिए, ये कभी मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कहां से? आप बताइए, जो सब्सटेंस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो सारे किसमें होते हैं? प्लांट में। और जो प्लांट में होता है वो सब हम में होता है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? जो है किसमें वही कहां है, और जो है किसमें वही कहां है। इसका मतलब एक सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट में वो सब एलिमेंट होंगे जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, हाँ या ना? लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी सॉइल में था प्लांट ने वो सब एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन क्या वो सब प्लांट के लिए एसेंशियल है? बोलो नहीं। जो कुछ भी प्लांट में प्रेजेंट है वो सब प्लांट के लिए एसेंशियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो कुछ भी प्लांट में प्रेजेंट हो वो सब प्लांट के लिए एसेंशियल हो ऐसा जरूरी। तो बताइए कि इस चैप्टर में हम केवल उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे जो प्लांट के लिए क्या होंगे? एसेंशियल होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज मिनरल? मिनरल कहते किसको है? बिल्कुल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और कौन बोल रहा है? मिनरल्स मींस मतलब होता है कि भाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनऑर्गेनिक है और सॉइल से एब्जॉर्ब हो रहा है तो मिनरल हो गया, नहीं। वाटर भी इनऑर्गेनिक है, कार्बन नहीं होता वाटर में, सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वाटर मिनरल है। इनऑर्गेनिक होना चाहिए, सॉइल से एब्जॉर्ब हो रहा है अर्थ क्रस्ट से, लेकिन आयंस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? तो उसे हम क्या बोलते हैं? आप बताइए, प्लांट बॉडी में आज तक हमें 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, कितने? लेकिन हम डिस्कस केवल 17 के बारे में ही करते हैं।
क्योंकि ये 17 जो है वो प्लांट के लिए क्या है, बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकल। बोलना सबको जरूरी है, साथ साथ बोलेंगे। हाँ, टोटल एलिमेंट कितने हैं, कितने हैं, 17 एलिमेंट। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एलिमेंट न्यूट्रिशन नहीं है, क्या नाम है। तो इसमें बताइए कि जो CHO है ये तो नॉन मिनरल है, क्योंकि ये आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब, कार्बन आता है CO2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन आता है वाटर की फॉर्म में, ऑक्सीजन CO2 और वाटर दोनों में आती है, और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में भी, हाँ या ना। लेकिन CHO आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब, तो इनको हम मिनरल्स नहीं कहेंगे, हाँ या ना। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल, ये सब किसकी फॉर्म में आते हैं, आयंस की फॉर्म में आते हैं। इसलिए इन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, मिनरल्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। प्लांट में अभी तक हमें 100 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स मिल गए हैं, लेकिन वो सभी उनके लिए एसेंशियल हो ये जरूरी, एसेंशियल केवल कितने हैं, 17 एलिमेंट्स हैं, मिनरल तो 14 ही हैं, हाँ या ना। तो एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, 17, और एसेंशियल मिनरल कितने हैं, 14। समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ या ना, अच्छे से। बच्चा कहता है आपको कैसे पता चला कि प्लांट में क्या क्या है। भी आप कह रहे हो 100 से ज्यादा टाइप के हमें एलिमेंट्स या मिनरल्स जो है वो प्लांट्स में मिल गए हैं, न्यूट्रिएंट्स, तो आपको कैसे पता चला, बोलो एनालिसिस किया हमने। तो बताइए कि सबसे पहले जो एनालिसिस हम पढ़ेंगे वो है प्लांट एश एनालिसिस। ये टॉपिक आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी मिलता है, जब आप चैप्टर शुरू करते हैं ना इंट्रोडक्शन में, तब। आप बताइए कि भाई कोई स्मॉल प्लांट है, क्या है, या फिर बोलो ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। या तो कोई स्मॉल प्लांट है, या प्लांट का कोई ग्रोइंग पार्ट है, सही है। इसे बोलो हमने गर्म किया, ओवर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इसमें जितना भी पानी था वो सारा का सारा वेपराइज हो गया। तो आप बताइए बचा क्या, ड्राई वेट। ड्राई वेट में क्या क्या आ गया, बोलो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका मतलब ये जो ग्रोइंग पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो फ्रेश वेट में क्या क्या आएगा, बोलो वाटर आएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे। पानी निकल जाए तो ड्राई वेट बचता है, हाँ या ना। नींद आ रही हो इधर को, तेरे से पूछ रहा हूँ, पीछे क्या देख रहा है। हाँ, सीधा बैठ बिल्कुल, पानी वानी पीने पी ले, मुंह धो के आना धोया। हाँ, ड्राई वेट जो है ना बच्चे, सीधे बैठो सीधे, मैंने पहले भी समझाया है। 1.5 घंटे की क्लास मतलब पूरे अटेंशन के साथ लेनी है, टाइम पास थोड़ी करना है। सही है बात या नहीं, हाँ, वरना चीजें सीखेंगे कैसे। बच्चा कह रहा है कि मैं सर कोचिंग ना पहली बार कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं भाई, अब 1 महीना हो गया तेरे को आए हुए, ज्यादा ही हो गया 1 महीने से, हाँ या ना। अब भी अपने आप को एडजस्ट करने में लगा हुआ है क्या। तो ह्यूमन बॉडी तो मैक्सिमम 7 दिन में हो जाती है अडॉप्ट, नहीं हो जाना चाहिए कि तुम्हें, फिर। हाँ, हो गए हैं क्लास में सोने के। क्लास में कैसे सोया जाता है, नहीं। सही है, तू तो इतनी छुट्टियां मार के आई है अभी, इसलिए तेरा एनर्जी लेवल तो हाई है। 1 महीने बाद आई है तू। चलो, भाई इसको आपने किया गर्म, ओवर द 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब इसको और भी ज्यादा गर्म करो आप, लगभग 600 तक।
तो उससे क्या होगा बोलो, जितना भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर था ना, वो सारा का सारा गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो गया, जैसे CO2 और वाटर की फॉर्म में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? फिर बचा क्या बोलो, केवल और केवल प्लांट ऐश बचा। ऐश मतलब क्या बचा बोलो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचे। क्या बचे? और इसे आप ले गए बोलो लैब में, और लेबोरेटरी में ले जाकर आपने इसका क्या किया? एनालिसिस किया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसे प्लांट ऐश एनालिसिस बोलेंगे हम। और ऐश में केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इसका मतलब मिनरल आपको राख में मिलते हैं। हाँ या ना? यस और नो? दूसरी बात जो है वो ये कि आपने कोई स्मॉल प्लांट लिया, भाई छोटा प्लांट था कोई, उसको आपने जला के उसकी राख बना ली तो आसान है। लेकिन एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो पूरा पेड़ जलाने की जरूरत, हाँ, आप उसका ग्रोइंग पार्ट होता है ना, टिप, उसको बच्चे यूज करिए ऐश एनालिसिस के लिए, क्योंकि पूरा पेड़ जलाने की जरूरत नहीं है। उस प्लांट में कौन कौन से मिनरल्स हैं और कौन कौन से मिनरल प्लांट के लिए एसेंशियल होंगे, उससे पता चल जाएगा ग्रोइंग पार्ट से ही। पूछो क्यों? क्योंकि सारे के सारे रिक्वायर्ड मिनरल ग्रोइंग पार्ट में जरूर होंगे। क्योंकि हमने ऐसा भी पढ़ा था कि जब कोई प्लांट पार्ट सीनेसेंस को अचीव करता है तो वहां से मिनरल्स ग्रोइंग पार्ट्स की तरफ चले जाते हैं। हाँ या ना? तो जितना भी एसेंशियल मिनरल होगा वो सारा का सारा आपको ग्रोइंग पार्ट में मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, तो मिलेगा तो फिर दुखी होने की जरूरत नहीं है ना आपको। यस और नो? बढ़े आगे? यहां तो कोई दिक्कत? आप बताइए कि आपने ऐश एनालिसिस किया और आपको पता चल गया कि प्लांट में मिनरल्स हैं। मान लेते हैं कि आपने जिस प्लांट का ऐश एनालिसिस किया था उसमें आपको 26 एलिमेंट मिले थे। कितने बोलो? ए से लेकर जेड तक एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब आपको कैसे पता कि कौन सा प्लांट के लिए मिनरल एसेंशियल होगा और कौन सा एसेंशियल, कौन सा मिनरल प्लांट के लिए एसेंशियल होगा और कौन सा एसेंशियल? तो बताइए कि एसेंशियलिटी ऑफ द मिनरल्स का पता लगाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड हमें एनसीईआरटी ने पढ़ाया है, और उस मेथड का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। क्या नाम है मेथड का? क्या नाम है बोलो? ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लिक्विड कल्चर मीडियम विदाउट सॉइल। कि लिक्विड कल्चर मीडियम में प्लांट की ग्रोथ बिना सॉइल के क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या आपने कभी हाइड्रोपोनिक्स किया है? बिल्कुल किया है। मनी प्लांट लगाया आपने कभी पानी में? बोतल में लगाते हैं आप, तो वही हाइड्रोपोनिक्स है। पानी के अंदर प्लांट ग्रो करवा रहे हैं आप विदाउट सॉइल, इसे क्या बोलेंगे आप? हाइड्रोपोनिक्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब बात आती है कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है, और हाइड्रोपोनिक्स से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मिनरल प्लांट के लिए एसेंशियल और कौन सा एसेंशियल नहीं है। सही है बात? हाँ या ना? चलो उस पे आते हैं। आप बताइए कि हमारे पास कोई बीकर है, जैसे एक सिस्टम मान लीजिए आप, इसमें हमने भरा है वाटर। बोलो वाटर जो है वो प्योर वाटर है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? पानी जो इसमें भरा है वो कैसा है? प्योर वाटर है। और इस सिस्टम को हमने पूरा मतलब एयर टाइट रखा हुआ है, ताकि बाहर से कोई कचरा अंदर ना चला जाए, बाहर से कोई कचरा अंदर ना आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो सिस्टम पूरा का पूरा कैसा है? ठीक है। अब इसमें रखा हमने एक प्लांट को, प्लांट का ये रूट है और ये इसका शूट है। सही है? आप बताएं कि भाई प्योर वाटर है, प्योर वाटर में तो प्लांट ग्रो करेगा ही नहीं। यस और नो? तो बाहर से बोलो मिनरल्स भी डालने पड़ेंगे, बाहर से मिनरल्स डालने पड़ेंगे। तो मिनरल्स डालने के लिए एक तो बोलो हमने इसमें फनल लगाई हुई है, जिससे हम टाइमली इसमें क्या डाल देंगे? मिनरल्स। और एक बताओ, हमने इसमें एरेटिंग ट्यूब लगाई हुई है।
जो कि बाहर से एयर अंदर भेजेगी। सही है बात, हाँ या ना? अब इस प्लांट को जब हम ग्रो करवा रहे हैं, मान लो ये जो प्लांट था ये वही प्लांट था जिसका हमने ऐश एनालिसिस किया। उस प्लांट के ऐश एनालिसिस से हमें टोटल एलिमेंट कितने मिल गए? हमने क्या किया, सबसे पहले बोलो 26 के 26 एलिमेंट प्लांट के मिलाए इसमें। कितने एलिमेंट मिलाए? 26 के 26 एलिमेंट ए से लेकर, तो बोलो प्लांट ने किया नॉर्मल प्लांट ग्रोथ हुई, हाँ या ना? तो प्लांट में ग्रोथ कैसी हुई? नॉर्मल प्लांट ग्रोथ हुई। सही है बात या नहीं? प्लांट में क्या हुआ? फिर हमने नेक्स्ट टाइम क्या किया, इसके अंदर बच्चे 26 की जगह 25 एलिमेंट मिलाए। कितने एलिमेंट मिलाए? 25। बोलो बी से लेकर, और ए को हमने एब्सेंट कर दिया। ए को हमने, बोलो इस सॉल्यूशन में ए की एब्सेंस में, ए की, अगर इस प्लांट ने बढ़िया ग्रोथ कर ली, हाँ या ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लांट के लिए एसेंशियल, उसके बिना भी प्लांट बढ़िया ग्रोथ करता है, हाँ या ना? लेकिन अगर ए की एब्सेंस में इस प्लांट की ग्रोथ पर कोई भी एबनॉर्मल इफेक्ट आ गया, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट, तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो ए है वो प्लांट के लिए क्या है? क्या है? ऐसे ही बोलो नेक्स्ट टाइम फिर हमने 25 एलिमेंट मिलाए। इस बार मिलाया ए से, लेकिन बी को एब्सेंट कर दिया, हाँ या ना? अब बी की प्रेजेंस एब्सेंस में अगर प्लांट बढ़िया ग्रोथ कर रहा है तो बी एसेंशियल, और अगर बी की एब्सेंस में प्लांट पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आता है उसकी ग्रोथ में, तो बी एसेंशियल होगा। सही है बात या नहीं? यस और नो? समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ या ना? बढ़िया से। तो ऐसे बोलो हम सभी एलिमेंट्स के बारे में पता लगा रहे हैं कि कौन सा एसेंशियल है और कौन सा एसेंशियल। सबसे पहली बात कि आपने यहां पर एक्सपेरिमेंट में प्योर वाटर का यूज क्यों किया? सबसे पहले जो वाटर हमने यहां यूज किया था वो कौन सा था? तो बात आती है कि आपने प्योर वाटर का यूज क्यों किया। तो आप बताइए कि अगर इस सिस्टम के सॉल्यूशन में इंप्योरिटीज होती तो प्लांट उसे क्या कर लेता? क्योंकि मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि जो भी कुछ रूट के आसपास के एनवायरमेंट में होता है, रूट वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है। आप सोचो हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए गए सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जब ऐसा हुआ था तो उस टाइम पे ये था कि भाई क्रिटिसाइज किया पूरे वर्ल्ड ने कि यार गड़बड़ हो गई, गलत हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हाँ या ना? और आप कहते हो कि इतना गलत हुआ है कि आज भी वहां पर रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट है। कैसे है? बोलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट चले गए सॉइल में, और वहां उनको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? और प्लांट को कौन खा जाता है? एनिमल्स। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या बना हुआ है? हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? ये ब्लैक टोपी वाले के साथ जो बैठा है बेटा सोने आया क्लास में तो, हाँ, है क्या 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 कर रहे हैं? सो नहीं रहा था? अच्छा, ऐसे आंख लग जाती है तेरी बीच बीच में। क्या करे? सुन रहा था? अरे वाह, चलो चलो। आने वाले टाइम में जो क्लासेस हैं वो ऑडियो क्लासेस भी हुआ करेंगी। ऑडियो क्लासेस, अभी तो वीडियो विजुअल भी है ना। हाँ, तो आने वाले टाइम में वीडियो ऑडियो क्लासेस भी हुआ करेंगी, क्योंकि वो ऐसे बच्चों के लिए होंगी जो देखते नहीं है, सुनते हैं। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? ऑडियो पेपर हुआ करेगा। हाँ, और आपके पास मरीज आएगा नहीं, घर पे ही ऑडियो पे ही आपसे वो इंस्ट्रक्शंस ले लेगा कि क्या करना है। ठीक है बात या नहीं? यही है जो ऑडियो को प्रमोट कर रहा है बंदा। आने वाले टाइम का ब्रांड एम्बेसडर होगा ये ऑडियो को लेकर। नहीं, बात कम से कम लॉजिकल तो कर। चलो भाई, मैं गलत, मैं तेरे से सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है? माफ कर दे मुझे, मैंने तेरे को बोल दिया। सॉरी बोलने के बजाय आर्ग्यू कर रहा है सामने से। पूरी क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे, मैंने किसी और से नहीं बोला, तेरे से क्यों बोल रहा हूं मैं? दुश्मनी है मेरी तेरे से, पता है क्या तेरे को? हाँ, हमारे पुरखों से चला आ रहा है, इसलिए मैं बदले ले रहा हूं तेरे से। भाई
ये बात नहीं समझ रहा कि भाई पूरी क्लास में से सर मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब मुझे भी पढ़ाना चाहते हैं, आर्ग्यू कर रहा है उस पे। एक तो बात ये समझो कि हमने यहां प्योर वाटर को यूज क्यों किया, क्योंकि अगर बच्चे सिस्टम के लिक्विड में ऑलरेडी इंप्योरिटीज होती तो प्लांट उसे क्या कर लेता, और हो सकता था कि जिस एलिमेंट को हमने एब्सेंट किया उसका तो प्लांट की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन जो इंप्योरिटीज प्लांट ने ले ली उसका कोई इफेक्ट आ गया, तो हमें तो ये लगेगा ना कि जो एलिमेंट हमने एब्सेंट किया उसी का ही इफेक्ट आया है। तो बताओ हमारे इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की प्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, प्योर रिजल्ट नहीं आएंगे, इसलिए हमने प्योर वाटर यूज किया। फिर बच्चा कहता है आपने बाहर से इसको पैक क्यों किया, ताकि बाहर से कोई कचरा अंदर ना गिरे। फिर बच्चा कहता है आप एयर क्यों दे रहे हो। एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो सिस्टम होता है ना हाइड्रोपोनिक्स का, इसका जो सॉल्यूशन है मस्ट बी एरेटेड, उसको हवा मिलना, दो कारण है। पूछो क्या। जब एयर बाहर से आएगी तो बोलो ऑक्सीजन लेकर आएगी, और ऑक्सीजन जब अंदर आएगी तो रूट की सेल्स को मिलेगी, क्योंकि रूट की सेल्स यहां से एब्जॉर्ब करेंगी मिनरल्स को, हाँ या ना। और आप बताइए मिनरल्स का मेनली एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, कैसा एब्जॉर्प्शन होता है। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में बोलो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से आएगी, रेस्पायरेशन से। एनर्जी कहां से आएगी, एनर्जी कहां से आएगी, एग्जैक्टली exactly। तो बताओ रेस्पायरेशन होगा ना, तो उससे एनर्जी बनेगी, और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हवा के साथ आएगी, हाँ या ना। दूसरा, कभी आपने घरों के अंदर रखे हुए फिश एक्वेरियम देखे छोटे वाले, उनमें ऑक्सीजन वाली पाइप चलती रहती है मोटर से, पानी के बुलबुले बनते रहते हैं, वैसा ही आपको यहां पर करना है। बोलो फायदा, एक तो ऑक्सीजन मिलती है अंदर, और दूसरा फायदा क्या है कि जो मिनरल सॉल्यूट्स है ना बच्चे, वो सेटल डाउन नहीं होते। हवा आती रहेगी तो पानी हिलता रहेगा, तो वो पानी में घुले रहेंगे, क्या नहीं होंगे, तो बोलो सॉल्यूशन में घुले रहेंगे, मिनरल्स तो प्लांट को प्रॉपर मिलते रहेंगे, और वो ग्रोथ करता रहेगा। इसलिए मस्ट बी एरेटेड लिखना कंपलसरी था, सही है बात या नहीं। ये तो बताओ इसका हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को हमें समझाया गया है। इसके बाद हाइड्रोपोनिक्स के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि आजकल हाइड्रोपोनिक्स को कमर्शियली भी यूज किया जा रहा है। उसके लिए समझो कि भाई जैसे मान लो ये कोई पाइप है एक, सही है, और इधर कोई बोलो वाटर टैंक है, क्या है ये, इस वाटर टैंक में बोलो पानी भरा हुआ है फुल, और फिर इस पानी में बाहर से हमने मिला दिए बोलो मिनरल्स, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है। बोलो यहां लग रही है एक मोटर, पंप, जो पानी यहां से उठाएगा और इस पाइप में देगा। तो यहां से पानी पाइप में गया, और पाइप का जो दूसरा एंड है वो दोबारा आके इसी टैंक में ही ओपन हो जाता है। तो पानी यहां से ये फ्लो बन गया, देखो ऐसे, उधर से पानी आएगा और इधर से निकल जाएगा, बन गया फ्लो। अब क्या करो कि ये जो पाइप है ना, इस पाइप में कर दिए पोर, सही है, और इन पोर्स में ग्रो करवा दिया किसको, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो जो भी न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए होंगे वो इस सॉल्यूशन से लेगा, और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कहां जाएंगे, टैंक में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। इस टेक्निक को क्या कहते हैं। 195 नंबर पेज पे ऊपर जो डायग्राम है ना, 12.1, वो तो ऊपर वाला डायग्राम, नीचे वाला 12.2, ये कमर्शियल यूज ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स है कि कैसे इसको यूज करते हैं, दोनों डायग्राम एनसीईआरटी ने पढ़ाए हैं। और नीचे 12.2 डायग्राम का डिस्क्रिप्शन भी काफी बड़ा सारा है, उसको भी पढ़ के जाना, कल को एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बच्चा बाद में करता है कि एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, और आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, तो ऐसा नहीं है, इसको भी कवर करके जाइएगा प्लीज आप, ठीक है। बात यहां तक समझ आई है, क्या समझाया मैंने, या सब ऊपर से ही गया आपके। हाँ, चलो फिर आगे बढ़े। हाँ भाई, हाइड्रोपोनिक्स का कमर्शियली बताया तो इधर को प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, अगर तेरे पास मिट्टी नहीं है तो पानी की पाइप में भी प्लांट ग्रो करवा सकता है तो।
बढ़े आगे। मिनरल्स, हाँ वाटर में मिला देंगे। कहाँ से लाएंगे ये पूछ रही है, तो खुद करना चाह रही है नहीं कि अगर मैं घर पे करूं तो मिनरल्स कहाँ से लाऊं। फर्टिलाइजर नहीं होते, फर्टिलाइजर, जैसे प्लांट्स को यूरिया देते हैं, है ना, तो जितने भी एग्रीकल्चर के सामान बेचने वाली दुकानें होती हैं वहां पर ये न्यूट्रिएंट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि किसान को ये देना तो है ही मिट्टी में, तो मिट्टी में देने के बजाय आप कहाँ दे रहे हो, पानी में। ठीक है, उसका पहले क्वेश्चन था सर मिनरल कहाँ से लाएंगे, फिर जैसे मैंने पूछा ना कि क्या पूछ रहे थे, उसने कहा अच्छा पानी में मिला देंगे मिनरल, मैं कहा हाँ, तो उसने कहा कि चलो मैं बच गया आप, है ना पटेल साहब। लेकिन मिनरल्स का वो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि मिनरल कहाँ से लाएंगे, बाकी तो सब कर लूंगी मैं, पाइप भी सेटिंग कर लेंगे, मोटर भी लगा लेंगे, क्योंकि घर पे जो कूलर में लगती है ना मोटर, वो ब्लैक कलर की छोटी सी, वो वाली मोटर भी लगा लेंगे, ऐसे सोच रही है ये सारी बातें। अभी सोचे मिनरल कहाँ से लाने हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन था सर मिनरल कहाँ से लाएंगे। फिर उसको समझ आया कि ये सर कहेंगे कि तो आउट ऑफ नीट है, ये नीट वाला एग्जामिनर नहीं पूछता, तो फिर इसने अपना क्वेश्चन जल्दी से बदला, अगर मिनरल पानी में मिला देंगे, मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब वो फील करवा रहा है कि मैं जग रहा हूं, देखो आप। हाँ बेटा क्या कह रहा है। दूसरा प्लांट, मैं समझ गया हूं उसकी बात। तेरे घर पे कितने लोग रहते हैं, 4 लोग हैं, खाना कौन बनाता है, तो सबसे पहले खाना कौन खाता है, कोई भी, मैं खा लेता हूँ, भाई बहन या मम्मी पापा कोई भी जो है वो खा लेते हैं। जब कोई पहला बंदा खाना खा लेता है तो दूसरे भूखे रहते हैं, नहीं, अगर नहीं तो क्यों, क्योंकि खाना और भी है। तो ऐसे बोल कि मोटर के साथ जो पानी जा रहा है उसमें मिनरल सफिशिएंट अमाउंट में जा रहे हैं सभी प्लांट्स के लिए, और इतने ज्यादा हैं कि जो एक्स्ट्रा होते हैं वो वापस टैंक में आ रहे हैं। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर पहला प्लांट मिनरल ले लेगा तो दूसरे को कहां से मिलेंगे। सही है, ऐश में बेटा इतने मिनरल थोड़ी मिलेंगे आपको, कौन बोल रहा है, ऐश में इतने मिनरल थोड़ी मिलेंगे, कितनी राख मिलाओगे आप। हाँ पानी में भेजना है, लेकिन मिनरल्स कितने मिलेंगे, आपने एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसका केवल ग्रोइंग पार्ट आपने क्या किया है, ऐश बनाई है, तो कितना का मिल जाएगा मिनरल आपको। बढ़े भाई आगे, चलो। हाँ जी, किसके लिए, वो तो धुएं की बात है बेटा। होता क्या है कि जो चावल का पौधा है ये पंजाब चली गई है, हरियाणा अभी हाल फिलहाल जो पंजाब हरियाणा में चावल की खेती बहुत होती है, मैं आपको बताऊं ये बात, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन काम की बात बता देता हूँ। बाकी जो पौधे होते हैं, चाहे कपास के हों, गेहूं के पौधे हों, इनको अगर जमीन में ही जोत दिया जाए मिट्टी के साथ तो जल्दी अपने आप को डिकम्पोज करवा लेते हैं, मतलब जल्दी ये खत्म हो जाते हैं, मिट्टी का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन जो चावल का पौधा होता है पानी में ग्रोथ करने की वजह से हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा टाइम लेता है वो क्या होने में। हाँ, तो इसलिए उसको जल्दी खत्म करने के लिए जला दिया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो जो काम स्लो होना था उसे हमने फास्ट करवा दिया, तो जब हम जलाएंगे तो आप बताएंगे कि जो उसका पौधे का जो पानी है वो उड़ गया, सही है, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड भी उड़ गए, तो फिर बचा क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बचे, और वो वहां उसी सॉइल में रह जाते हैं, और सॉइल का जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, ये काम स्लोली भी हो सकता था, लेकिन वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए उसको जलाया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। बढ़े भाई आगे, उसी का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं अभी। हाँ कि भाई कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि चावल के पौधे को जल्दी ही क्या किया जा सके, बस वो अगर हो जाएगा तो फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जलाने से होता क्या है कि भाई मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आप इसको जलाएंगे ना तो इसमें से क्या निकलेगी, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है, इसलिए धुएं में ऑक्सीजन लेने में मतलब क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। और वो फिर नॉर्थ इंडिया में अब हो ये रहा है कि पंजाब हरियाणा जो है वो हिमाचल वाली साइड में टच करता है, तो नॉर्थ में पहाड़ियां हैं ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं।
तो जिन दिनों में पराली जलाई जाती है उस टाइम पे मून की पोजीशन ऐसी होती है कि हवाएं समुद्र से आती हैं उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं हवाएं उस टाइप पे, समुद्र से आती हैं। अब जैसे वो आती है तो सामने हिमालय है, तो वो हवाएं उससे टकराती हैं, टकरा के जब वो हवाएं नीचे की तरफ आती हैं वापस, तो उधर से वो धुआं साथ में लेके आती हैं। वो समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए उसके आसपास का जो एरिया जितना भी ऊपर से नीचे की तरफ है, वहां पर उस धुएं का इफेक्ट दिखता है। ये कहानी ऐसी है प्रॉपर, अगर आप इसमें जियोग्राफिकली भी जाएंगे तो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो उस पर बात करनी है, लेकिन ये टॉपिक नीट का नहीं है। हाँ, ये एनसीईआरटी के बाहर की बात है, नीट में नहीं आएगा। ये आपके जनरल नॉलेज की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए कि भाई बात चल रही है एसेंशियल मिनरल्स की, सही है बात या नहीं? तो किसी भी मिनरल को एसेंशियल बोलने के लिए एसेंशियलिटी के कुछ क्राइटेरिया भी तो आपने सेट किए होंगे। आप कह रहे हो कि मिनरल एसेंशियल, यस और नो? दीपांशु कह रहा है कि प्लांट पानी में उगेंगे तो रूट खराब नहीं होंगी क्या? तो सारे प्लांट्स थोड़ी उगाए जाते हैं, सारे प्लांट्स नहीं उगाए जाते। जो उनकी पानी में रूट्स खराब नहीं होती केवल उन्हीं को। सही है बात या नहीं? हर तरह के प्लांट को नहीं उगाया जाता, ये भी याद रखिए। हाइड्रोपोनिक्स हर किसी का पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप हाइड्रोपोनिक्स को फॉलो करें। हाँ बच्चे, आप फिर सारा का सारा इकोलॉजी बिगाड़ देंगे, है ना। आज अगर आप सॉइल के अंदर मिनरल्स डालते हैं तो वहां माइक्रोब भी ग्रोथ करते हैं, है ना। माइक्रोब भी ग्रोथ करते हैं, उनको भी न्यूट्रिशन मिलता है। और आप बताइए कि इस अर्थ पर, अगर इस अर्थ पर जहां हम सर्वाइव करते हैं, वहां सर्वाइवल के लिए माइक्रोब्स का होना बहुत जरूरी है। और आपके इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में कहीं पर भी रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इकोलॉजिकल बिहेवियर जो है ऑर्गेनिजम्स का, उनको बिगाड़ रहे हैं। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए बायोलॉजी टीचर, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप हाइड्रोपोनिक्स को प्रमोट करें। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि उससे आप इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, जो जितनी भी एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस है ऑर्गेनिज्म की, वो तो खत्म ही कर दी ना आपने। सोच के देखो आप, नहीं क्या? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता क्या? और कुछ भी है किसी के दिमाग में तो पूछ लो, क्योंकि पढ़ाई की बात तो अब रही नहीं अब इसमें। हाँ हाँ हाँ। उसको ये जानना है कि मिनरल मैं कहाँ से खरीद के लाऊं, उसको ये जानना है कि पराली जलाने से क्या होता है ना। तो इसलिए अब कोई और बात भी किसी के मन में हो तो पूछ लो। क्या पता कोई ऐसी बात निकल आए जो मुझे ना पता हो और मैं उसके बारे में स्टडी कर लूं। है कोई और इच्छा किसी की? चलो फिर मैं आगे। तो आप बताइए, इस चैप्टर में हमारा जो फोकस है वो एसेंशियल मिनरल और एलिमेंट्स पर है, हाँ या ना? तो एसेंशियल मिनरल और एलिमेंट्स को एसेंशियल बोलने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो सेट किया होगा हमने। एसेंशियल किसको बोलें? तो आप बताइए, तीन बातें हम पढ़ते हैं। जो भी मिनरल इन तीन चीजों को फॉलो करेंगे, इन तीन बातों को फॉलो करेंगे, तीन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, वो मिनरल प्लांट के लिए एसेंशियल होंगे। एक मिनरल को एसेंशियल बोलने के लिए आप बताइए वो मिनरल रिक्वायर्ड रहेगा फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, नॉर्मल, या बोलो नॉर्मल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, या बोलो नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। प्लांट के लाइफ स्पैन को पूरा करने के लिए, प्लांट के रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए, या प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ को पूरा करने के लिए मिनरल्स जो है वो रिक्वायर्ड है। अब आप बताइए कि जब हम नॉर्मल ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ इसमें दोनों टाइप की याद करो आप, बोलो वेजिटेटिव ग्रोथ भी और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी। क्योंकि प्लांट हमेशा पहले वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं फिर रिप्रोडक्टिव। मतलब पहले प्लांट में रूट स्टेम लीफ का अच्छा ग्रोथ होता है, उसके बाद फ्लावर बनते हैं, हाँ या ना? तो अगर प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी है तो उसमें फ्लावरिंग भी, और फ्लावरिंग अच्छी होगी तो रिप्रोडक्शन भी, और रिप्रोडक्शन अच्छा होगा तो फिर प्लांट का लाइफ स्पेन भी ठीक से नॉर्मल कवर हो जाएगा। तो एक ऐसा मिनरल जो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ग्रोथ अच्छी है तो रिप्रोडक्शन भी, और अगर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही अच्छे हैं तो प्लांट का लाइफ स्पेन भी अच्छा जाएगा, हाँ या ना? दूसरा बताइए, एक ऐसा मिनरल, एक जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिज्म में। तो डायरेक्ट इन्वॉल्व इन, आप सोच के देखो। ये पीछे से सेकंड बेंच सेकंड बच्चा तो मेरे पास आ। हाँ, जो कल कह रहा था कि सर छोटा लिख रहे हो थोड़ा बड़ा लिख दो, वाक्य। एनसीईआरटी भी लिया तेरे साथ में?
भूल गया? इधर आ, फिर मेरे पास आ, इधर तेरी याददाश्त बढ़ाते हैं। तू चाहता है कि 1 साल और रिपीट लेना पड़े तुझे? मेरी बात अगर तेरे को थोड़ी सी भी पिंच हो रही है और तू इज्जत पे ले रहा है तो इसको जरूर लेना, ठीक है? और ऐसे लेना कि मास्टर ने मेरे को वहां से यहाँ बुला दिया ना, अब मैं इसको सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा, ऐसी बात इज्जत पे लेना। गुस्सा पाल, दिखा भी, लेकिन दिखा कुछ करके। पिछले आधे घंटे से बस एक ही काम है, चश्मा उतार लिया, आंखें रगड़ ली, आंखें बंद कर ली, 2 मिनट बंद करके रेस्ट कर लिया, फिर चश्मा पहन लिया, फिर 5 मिनट बाद चश्मा उतार लिया। ये पिछले आधे घंटे से नोटिस कर रहा हूं मैं कि चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होगी इसको, लेकिन हर 2 मिनट बाद थोड़ी होता है ये काम। ऐसा मिनरल जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो किसमें? मेटाबॉलिज्म में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? उस मिनरल को क्या बोलते हैं? आप याद करो, बोलो मैग्नीज, क्लोरीन। कहते हैं हमारे बिना फोटोसिंथेसिस नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम ओईसी का पार्ट है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। अगर हम हैं तो वाटर टूटेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो मिलेंगे पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 को, और फिर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन चलेंगी। काम छोटा सा है, लेकिन वो कहते हैं मेरे बिना नहीं हो पाएगा। कॉपर कहता है मेरे बिना एटीपी नहीं बना सकते आप। पूछो क्यों? क्योंकि ईटीएस का जो लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, साइटोक्रोम सी ए और ए3 होते हैं उसमें, तो उसमें कॉपर ए और कॉपर बी पढ़ते हैं हम साथ में। आयरन कहता है मेरे बिना ईटीएस नहीं चल सकता, क्योंकि साइटोक्रोम की कोर मेटल मैं ही हूं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? फॉस्फोरस कहता है मेरे बिना आप सेल मेम्ब्रेन नहीं बना सकते, फॉस्फोलिपिड बनवाता हूं मैं। फॉस्फोरस कहता है मेरे बिना एटीपी नहीं बना सकते आप, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बताओ, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। सामने दिखते हैं काम, देखो मैं हूं तो ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वरना मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। समझ पाए हैं बात या नहीं? यस और नो? और तीसरा, बोलो एक ऐसा मिनरल जिसे किसी दूसरे मिनरल से रिप्लेस ना किया जा सके। बोलो नोट रिप्लेस्ड बाय अनदर मिनरल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? किसी दूसरे मिनरल से रिप्लेस, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C52H72O5N4। आप बताओ किसी प्लांट में मैग्नीशियम की अमाउंट हो गई है लो, हाँ या ना? तो मैग्नीशियम उसके पास प्रॉपर है नहीं जितना चाहिए, कोई बात नहीं, बोलो हम क्लोरोफिल बनाएंगे C55H72O5N4MO या MN। आप मैग्नीशियम की जगह या तो मॉलिब्डेनम रख लो या मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीशियम में एम बड़ा और जी छोटा है, एमओ में भी एम बड़ा और ओ छोटा है। हाँ या ना? बोलो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो काम जिसका है वही करेगा, हाँ या ना? तो आप बताइए, एसेंशियल मिनरल का वर्क प्लांट बॉडी में वेरी वेरी स्पेसिफिक होता है, उसे कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताइए ऐसे मिनरल, प्रियांशु लिख रहा है कि सर ट्रांजिएंट का मीन क्या होता है? तो ट्रांजिशन फेज हो गई बीच की। और अमित लिख रहा है दिल्ली को धुआं धुआं कर देते हैं। अरे दिल्ली तो पहले धुआं धुआं है, हाँ इतना ट्रैफिक है वहां, छोड़ो वो तो। दीपांशु कह रहा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट दैट इज टुवार्ड टू रूट, एनसीईआरटी टुवार्ड लीफ भी करेगा सर, बिकॉज बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में ना। फेवरेबल कंडीशन में तो सोर्स टू सिंक होता है, जनरल बात है। लेकिन एडवर्स कंडीशन में होगा ऐसा कि रूट से लोडिंग हो जाए। पढ़ा था ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में, इसलिए कहता हूँ रोज क्लास लिया करो। और हाइड्रोपोनिक्स में ग्रोथ ऑफ प्लांट स्लो होगी क्या सर सोइल के कंपैरिजन में? वो तो डिपेंड करता है कि आप उसको न्यूट्रिएंट प्रॉपर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर एरेशन अगर प्लांट को मिल रहा है तो प्लांट की ग्रोथ
जैसी सॉइल में वैसी ही हाइड्रोपोनिक्स के टाइम पे भी है। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, ऑक्सीजन की कमी रह जाती है, तो हो सकता है कि उसकी ग्रोथ पर कोई इफेक्ट आए। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? ये क्लियर है तीनों आपको? एक ऐसा मिनरल जिसके बिना नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल रिप्रोडक्शन, या एक ऐसा मिनरल जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो किसमें, और इसे किसी दूसरे मिनरल से रिप्लेस। सही है बात या नहीं? अब हम बात करते हैं, बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहले क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है वो पढ़ना है, बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट। अमाउंट के बेसिस पर पहले याद करो, बोलो माइक्रो, मैक्रो लिखते हैं पहले, बोलो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे याद करो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दो तरह के हो गए, एक तो कौन से, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे, एक कौन से और दूसरे कौन से? मैक्रो किनको कहते हैं? ऐसे मिनरल्स जो 10 मिलीमॉल पर केजी ड्राई वेट से ज्यादा चाहिए होते हैं, ज्यादा चाहिए होते हैं। 1 किलो ड्राई वेट है, उसमें इनकी अमाउंट रिक्वायर्ड जो है वो 10 मिलीमोल से, 1 किलो ड्राई वेट के लिए 10 मिलीमोल से ज्यादा रिक्वायर्ड है। सही है बात या नहीं? और अगर उल्टा हो जाए कि 10 मिलीमोल पर केजी जो ड्राई वेट है ना बच्चे, उससे कम चाहिए, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से कम हो वो, और उससे ज्यादा रिक्वायर्ड हो वो। बिल्कुल समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब न्यूट्रिएंट्स लिखे हैं तो बोलो, लिखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। माइक्रो में बोलो आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकल। ठीक है, टोटल हो गए कितने? 17, जिनमें से 9 मैक्रो में आएंगे और मैक्रो में से 3 नॉन मिनरल होंगे, क्योंकि CHO आयंस की फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब, क्योंकि अगर CHO आयंस की फॉर्म में सॉइल से क्या होते, तो फिर हम इनको बच्चे मिनरल्स बोलते। तो इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिनरल में नहीं आते हैं। सही है बात या नहीं? यहां बताइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, बोलो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स हैं। पूछो क्यों? बोलो प्लांट में रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा और सॉइल में होते हैं कम। कौन है ये गाने बजा रहा है जो बार बार? कौन है? अलार्म बज रहा है? किसका? पेरेंट्स का तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनको तो पता है कि मेरे बेटे की क्लास चल रही है। चलो, हाँ हाँ, डिस्टर्ब हमेशा नॉन सोशल पर्सन ही करेगा। जो आपकी हित के बारे में सोचेगा ना, उसको अगर आप ये कहेंगे कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मेरी क्लास होती है, तो वो बंदा कभी कॉल नहीं करेगा आपको, ये पक्का है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जो आपको समझता है वही आपका हितैषी है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और उसमें सबसे पहले नंबर पे पेरेंट्स आते हैं, मैं भी नहीं आता, मतलब एज ए टीचर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो पहले नंबर पे कौन आते हैं? पेरेंट्स आते हैं, वो आपके हितैषी होते हैं हमेशा। ठीक है बात या नहीं? तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये उम्र के बाद साथ 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 बातें समझ में आती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को हम क्रिटिकल एलिमेंट कहते हैं। आप बताइए, मार्केट में जिस सामान की खपत, कंजप्शन ज्यादा होता है, वो उसकी हमेशा शॉर्टेज बनी रहती है। वही समझना है आपको। बताओ, प्लांट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत क्या होती है? तो इसका मतलब मिट्टी में क्या रहेंगे। इसीलिए एक फार्मर जब कम एरिया में ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाता है, कम एरिया में जब, तो ये एलिमेंट उसे बाहर से देने पड़ते हैं। यूरिया वो बाहर से देता है, कंपोजिशन होता है, गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करवाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है।
70% से ज्यादा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इनमें भी ये याद करो कि जो नाइट्रोजन एक एलिमेंट ऐसा है जो प्लांट, मिनरल ऐसा है जो प्लांट को सबसे, ऐसा एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि नाइट्रोजन रिक्वायर्ड इन मैक्सिमम अमाउंट। हाँ या ना? यस और नो? यहां मेंशन नहीं किया बेटा, वो 197 नंबर पेज पे नाइट्रोजन जब पढ़ा रही है ना एनसीईआरटी, तब लिखती है कि नाइट्रोजन प्लांट को सबसे ज्यादा चाहिए। सही है बात या नहीं? ग्रेटेस्ट अमाउंट में कौन चाहिए? अब ये बच्चों को मैं समझा के यहां से चला गया, आप पीछे पीछे काउंटर पे, सर आपने ये तो बता दिया कि ज्यादा कौन चाहिए, कम तो बताया ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ने कम लिखा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई आगे पूछेगा तो मैं कहूंगा मॉलिब्डेनम एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट को सबसे कम अमाउंट में चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आयरन एक ऐसा मिनरल है, बोलो ऐसे, जो कि सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। बोलो मैक्सिमम रिक्वायर्ड इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? मतलब इन आठों में आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकल में सबसे ज्यादा कौन चाहिए? कौन चाहिए? और आप बताइए, कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनमें आयरन जो है वो मैक्रो की तरह भी काम करता है। आंवला खाओ आयरन मिलता है, पालक खाओ आयरन मिलता है, इसका मतलब उसमें आयरन ज्यादा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से मैं यही बोलना चाह रहा हूं बच्चे कि जो आयरन है वो कुछ प्लांट्स के लिए मैक्रो का भी काम कर जाता है। अगर कभी आपसे मैक्रो और माइक्रो के बीच का कनेक्टिव लिंक पूछ लें तो आप आयरन को बताइएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पर है। साथ ही साथ एनसीईआरटी ने हमें बेनिफिशियल एलिमेंट भी पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं भाई? मैं अगर किसी से पूछूं कि मैं खाना खा लिया, तो खाने में रोटी सब्जी कंपलसरी हो गया। नॉर्मल इंडियन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि नहीं मैं तो खाने में पिज्जा खा के आया हूं, बर्गर खा के आया हूं, वो नहीं बात कर रहा। हमारे नॉर्मल घरों में खाने का मतलब होता है रोटी और, सही है बात या नहीं? लेकिन रोटी सब्जी के साथ अगर अचार मिल जाए या चटनी हो तो टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा नहीं हो तो? मैं वही कह रहा हूं, बेनिफिशियल का मतलब है कि है तो ठीक है, अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं, एसेंशियल तो नहीं है। इनमें यह है कि इनमें से अगर कोई भी एब्सेंट है तो फिर कोई बात नहीं वाला काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बेनिफिशियल में याद करो, बोलो सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब जैसे मैंने ये पढ़ाया कि ये बेनिफिशियल है, बच्चा फिर काउंटर पे पूछो क्या पूछने के लिए, वो कहता है गुरुजी सोडियम, सोडियम तो एसेंशियल होता है ना सोडियम पोटेशियम पंप के लिए। मैं कहता हूं सोडियम पोटेशियम पंप जो है बच्चे, वो न्यूरॉन्स में काम करता है और न्यूरॉन्स एनिमल्स में होती है। हमारे लिए सोडियम क्या है? हाँ, प्लांट के लिए। इसीलिए तो हम हमारी सोडियम की कमी नमक से पूरी करते हैं रोज। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? अरे हाँ ना तो बोलो, मैं वही बोलना चाह रहा हूं आपसे। तो सोडियम प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए एसेंशियल है। प्लांट के लिए, हमारे लिए। क्लियर बात? हाँ या ना? तो ये मैंने आपको बताया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट। कल आऊं तो मेरे को बताइएगा कि क्लासिफिकेशन पढ़ाना है आपने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। क्या पढ़ाना है? यहां से टॉपिक कल शुरू करेंगे हम आगे, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर। हाँ पूछ सकते हैं, डाउट हो तो 5वें फ्लोर पे आ जाओ आप, है ना? वहां फिर दोनों क्लासेस के बच्चों के डाउट्स हो जाएंगे।